बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो एमबीए का छात्र था जिसे एक लड़की से प्यार हो गया, लेकिन उस लड़की ने कुछ ही सालों बाद उसे धोखा दे दिया और उसे तन्हा छोड़कर बेंगलोर नौकरी करने चली गई। जिसके बाद से दीपक बेवफाई और धोखे की आग में जलने लगा। उसने अपने दोस्त नसीम से मोहब्बत और धोखे की कहानी को साझा किया, जिसे सुनने के बाद नसीम ने उसे एक मौलाना से मिलवाया। नसीम ने यह कहा कि उसे उसकी गर्लफ्रेंड फिर से वापस मिल जाएगी। जब दीपक मौलाना के पास पहुंचा तो उसने हिंदू धर्म बदलकर इस्लाम धर्म अपनाने को कहा, साथ ही झूठा भरोसा दिलाया कि धर्म बदलने से तुम्हारी गर्लफ्रेंड वापस आ जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और दीपक बुझने की कगार पे पहुंच गया। खुदकुशी से पहले उसने अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया, अलविदा दोस्तों, मौलाना और नसीम को याद रखना। क्या है इसके पीछे की खौफनाक कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। गर्लफ्रेंड के चक्कर में युवक ने गंवाई जान। हिंदू युवक ने व्हाट्सएप पर लिखा स्टेटस, अलविदा, मौलाना और नसीम को याद रखना। और दीपक ने मौत को लगा लिया गले। तस्वीरों में दिख रहा नौजवान पढ़ना चाहता था, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहता था, कामयाबी की सीढ़ियों को चढ़कर अपनी बहन को भी पढ़ाना चाहता था। हर कामयाब शख्स की तरह सफल बनकर अपने पिता के सपनों को साकार करना चाहता था। लेकिन इसकी जिंदगी आई एक लड़की ने प्यार का ऐसा जहर घोला कि ये किताबी दुनिया को छोड़कर मौलाना का चक्कर लगाने लगा और बेवफा गर्लफ्रेंड को अपनी जिंदगी में लाने की मौलाना के इशारों पर चलने लगा और मौलाना धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। अपने नापाक मंसूबों को कायम करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाने लगा, जिसमें युवक के दोस्त ने भी मौलाना का पूरा साथ दिया, जिसका नाम है मौलाना और नसीम। नसीम ने एमबीए के छात्र दीपक के दिमाग में धर्मांतरण और अंधविश्वास का ऐसा जहर घोला कि दीपक बुझने की कगार पर आ गया और उसने 18 जनवरी 2023 को बंद कमरे में पहले अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया, जिसमें लिखा हुआ था, अलविदा दोस्तों, मौलाना नसीम को याद रखना। उसके बाद दीपक ने फंदे से झूलकर मौत को गले लगा लिया। बताएंगे इसके पीछे की पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले परिजनों ने जो कुछ कहा वो सुन लीजिए। लड़की को छोड़ दिया था, फिर भी वो बहुत खुश था। वो पढ़ना चाहता था और हमको भी बोलता था कि तुमको भी हम पढ़ाएंगे, जब मेरा जॉब लग जाएगा ना सोनी तो तुमको भी हम पढ़ाएंगे। बहुत सपोर्ट करता था, मेरा साथ बैठ के हमको समझाता था, बोलता था यहाँ रांची आई हो तुम तो कुछ गलत काम मत करना, मम्मी पापा का नाम रोशन करो। लेकिन आज वही बेवकूफ़ वाला काम कर गया। यही दिमाग में डाल दिया कि लड़की तभी मिलेगी जब इस्लाम तुम अपना लोगे। तो इस प्लानिंग के तहत उसके दिमाग में इतना ज़्यादा स्ट्रेस डाल दिया गया कि वो कदम उठा लिया और वो इस्लाम वाला बात से भी काफ़ी ज़्यादा दुखी था, काफ़ी टेंशन में था। सुन लिया आपने, खुदकुशी की इस खौफनाक और डरावनी वारदात के बारे में बताया जाता है कि मूल रूप से वो बूढ़म इलाके के उमेदंड का रहने वाला रिटायर्ड फौजी अनिल सिंह का बेटा दीपक
रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में पहाड़ी मंदिर चूना भट्टी इलाके में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई करता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात डकरा की रहने वाली एक युवती से हुई, जो आगे चलकर दोस्ती और जब दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई तो प्यार में बदल गई। दोनों ने एक दूसरे को अपना दिल दे दिया, जिसके बाद से दीपक किताबों से ज्यादा अपनी प्रेमिका के ख्यालों में खोया रहता था। अपनी मोहब्बत का इजहार करता था। कॉलेज जाने के दौरान अपनी माशूका का दीदार करता था, उससे बेपनाह प्यार करता था। मोहब्बत का सिलसिला चल ही रहा था कि इसी बीच दीपक की प्रेमिका का बेंगलोर में नौकरी लग गई और वो बेंगलोर चली गई। उसके बाद से वो धीरे धीरे दीपक से दूरी बनाने लगी और कुछ ही महीनों में वो दीपक से इतना दूर चली गई कि दीपक उसे फिर से पाने के लिए बेचैन हो गया। बेवफाई की आग में तड़पने लगा। अपने दोस्त नसीम से दिल का दर्द साझा किया, जिसका फायदा उठाते हुए नसीम ने धर्मांतरण का ऐसा स्क्रिप्ट जाल बुना जिसमें दीपक फंस गया। नसीम ने दीपक को एक मौलाना से मिलवाया, जहां जाने के बाद मौलाना ने उसे इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा और कहा कि धर्म परिवर्तन कर लोगे तो लड़की फिर से तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, मृतक दीपक का छोटा भाई सूरज खुद चीख चीख कर कह रहा है। उसके पास भी बोली कि वो मर जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह आखिर में मेरा भाई चल बसा। और धर्मांतरण का दबाव नसीम और मौलाना के द्वारा किया गया कि उन्होंने सोचा कि अब सही मौका आ गया है कि इस लड़की का आड़ के पीछे इसको लड़की कैसे मिलवाया जाए। तो लड़की हम मिलवा देंगे, कुछ जादू टोना करेंगे, ताबीज देंगे, ये करो वो करो। इस दौरान पैसा भी ठगा और उसके दिमाग में डाला कि इस्लाम अपना लो तो लड़की आ जाएगी। और कुछ मोबाइल खरीदवाता था। और एक लड़की से पहले से इसका मतलब था, हम ही लोग का कास्ट की थी। बोले बेटा तुम पसंद करता है तो कर देंगे शादी उससे। तो माँ अभी नहीं, हम उसका लायक का बन के उसका पिताजी से हाथ मांगेंगे हम, और हम भी MBA करके जॉब करेंगे। बोले कि ठीक है बेटा, तुम्हारा सोच अच्छा है। इसी बीच लड़की का भी मतलब जॉब लग गया, बेंगलोर चल गई और वो धोखा दे दी मेरा बेटा को। नसीम ने मौलाना के साथ मिलकर धर्मांतरण का घिनौना खेल खेला और दीपक को इस बात का एहसास कराया कि तुम धर्म बदल लोगे तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दीपक धर्मांतरण की साजिश वाले जाल में बुरी तरह से फंस गया और मौलाना ने ऐसा ब्रेन वॉश किया कि धर्मांतरण के दबाव में आकर दीपक ने खुदकुशी कर लिया। लेकिन उससे पहले उसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लिखा, अलविदा दोस्तों, मौलाना नसीम को याद रखना। परिजनों को जब इस बात की सूचना मिली तो परिवार में मातमी सन्नाटा पसर गया। बहन बिलक बिलक कर रोने लगी, माँ सदमे में पड़ गई, पिता का सीना चाक हो गया, भाई की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। सभी आरोपियों को सजा दिलाने की मांग करने लगे और कहने लगे कि जिसने भी दीपक को खुदकुशी के लिए उकसाया है उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उसका व्हाट्सएप मैसेज वगैरह सारा देखने के बाद पता चला कि उसको उसका बचपन का ही दोस्त सब, नसीम को मरने के ठीक 10-15 मिनट पहले मतलब बहुत बार फ़ोन किया, नसीम फ़ोन नहीं उठाया। इससे पहले भी उग्र हो जाता था वो, लेकिन जब नसीम से बात करता था तो शांत हो जाता था। लेकिन उस दिन नसीम फ़ोन नहीं उठाया और उसके बाद जहर भी खाया और फांसी भी लगा ली। उसको पाने के लिए हद तक उतर गया। एक बंगाल का था, उससे भी मिला, फिर एक मौलाना से भी मिला, नसीम से मिला। ये सब बात तो नहीं जान रहे थे हम लोग, लेकिन बाद में पता चला उसका मौत का बाद कि उस लड़की को पाने के लिए वो क्या क्या किया। आज मेरा बेटा से ब्लैकमेल भी करने लगा। वो सब डिप्रेशन में आके मेरा बेटा ये कदम उठा लिया। तो हम माँ हैं, हम यही चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, कल जाके किसी का बेटा का साथ ऐसा ना हो। अब सवाल ये है कि क्या नसीम ने दीपक को धर्मांतरण के जाल में फंसाया है? क्या नसीम और मौलाना ने मिलकर साजिश रची है? क्या नसीम और मौलाना ने खुदकुशी के लिए उकसाया था? धर्मांतरण की साजिश रचने वाला मौलाना कौन है?
क्या पुलिस नसीम से पूछताछ करेगी? क्या पुलिस मौलाना को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार करेगी? क्या दीपक के परिवार को पुलिस इंसाफ दिला पाएगी? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब मृतक दीपक के परिजन पुलिस से मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि दोस्त को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, क्योंकि दीपक को खुदकुशी के लिए उकसाया गया है। ऐसे में आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस से हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि मेरे जो बच्चे के साथ हुआ वो किसी और दूसरे बच्चों के साथ ना हो, और मेरा बच्चे के साथ जो हुआ उसका जो भी उसको आरोपी है उकसाया है उसको कठिन से कठिन मतलब सजा मिले। जो सच्चाई थी उससे हमने रूबरू करा दिया। परिजनों ने आरोपियों का नाम बता दिया। अब जरूरत है मामले की संजीदगी से जांच करने की, आरोपी नसीम और मौलाना को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाने की, क्योंकि परिजन नसीम और मौलाना पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगा रहे, धर्मांतरण की बात कह रहे। दीपक ने भी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा था, अलविदा दोस्तों, मौलाना और नसीम को याद रखना। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि रांची के सुखदेव नगर थाने की पुलिस आगे क्या कदम उठाती है। इंतजार है खुलासे का और इंसाफ का, लेकिन जिस तरह से मौलाना और नसीम ने दीपक को अपनी जाल में फंसाया और खुदकुशी करने के लिए उकसाया, वो अपराध है, बेहद खतरनाक है। उसकी सजा तो दोनों को मिलनी ही चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हथकड़ी में पुड़िया वाली हीरोइन की कहानी। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। हीरोइन नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हां, फिल्म वाली नहीं, नशे वाली, जिसे सूंघने मात्र से ही रगों में नशा दौड़ जाता है। उसी सफेद जहर को लेकर 27 साल की एक हसीना हीरोइन बनकर ट्रेन में सफर कर रही थी, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए थी, ताकि बिहार के युवाओं के नशों में वो पुड़िया वाला सूखा जहर फैला सके। लेकिन उसके सफर पर कटिहार में ही ब्रेक लग गई और वो अपनी मंजिल तक पहुंचने के बजाय जेल की सलाखों तक पहुंच गई। कौन है वो हीरोइन वाली हसीना? जानने के लिए देखिए हथकड़ी में पुड़िया वाली हीरोइन की पूरी कहानी।
ट्रेन में सफेद जहर के साथ सफर, हेरोइन के साथ पकड़ी गई हसीना, मैडम को पुड़िया ने पहुंचाया हवालात। गुलाबी जीन्स, ब्लैक जैकेट, सिर पर लाल टोपी और मुंह पर मास्क लगाई। कटिहार पुलिस की कस्टडी में खड़ी इस लड़की की कहानी सुनेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जैसे ट्रेन में सफर के दौरान इसे देखकर पुलिस भी सन्न हो गई थी। ये दिखने में जितनी हसीन और मासूम है, कहीं उससे ज्यादा इसके इरादे खतरनाक हैं, क्योंकि ये बिहार की आबो हवा में सफेद जहर फैलाने के इरादे से सफर पर निकली थी। लेकिन अफसोस की बीच रास्ते में ही मैडम की सफर पर ब्रेक लग गई और मैडम सीधे रफ्तार भरती अवध आसाम एक्सप्रेस ट्रेन की एसी कोच से हवालात पहुंच गई, जहां सर्दी में भी मैडम के पसीने छूट रहे हैं, बोलने में जुबान लड़खड़ा रही है, चेहरे की हवाई उड़ी हुई है, क्योंकि मैडम ने काम ही ऐसा किया है जिसकी वजह से ये अपना चेहरा छिपा रही है। लेकिन हम मास्क के पीछे छिपे हसीन चेहरे की काली करतूत के साथ मैडम का नाम भी बताएंगे, चेहरा भी दिखाएंगे और जुर्म से रूबरू भी कराएंगे। लेकिन उससे पहले मैडम का कबूलनामा सुन लीजिए, जिसे बताने में मैडम की गुलाबी होठ कांप रही है। पहली बार ये काम कर रहे थे? जी। कहाँ से लेके आ रहे थे? दीमापुर से। हाँ? दीमापुर से। ये कौन दिया था आपको? अब इतना मुझे नहीं पता। हाँ? इतना मुझे नहीं पता। आपको कितना पैसा मिलने वाला था? आपको कितना पैसा मिलता है इसके लिए? नहीं मालूम अभी। आपको किसको देना था, क्या कहाँ ले जाना था? इसको पहुँचा मुजफ्फरपुर पहुँचाने कितना अभी हमको नहीं पता। तो कौन दिया था ये तो पता है ना? सूचना मिली थी आरपीएफ को रिपोर्ट कि अवध आसाम में जो दीमापुर नागालैंड से है, उसमें एक लड़की के द्वारा है जो माने कि नारकोटिक्स जो रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है, वो लेके आ रही है। इस सूचना पर मेरे द्वारा दिया गया तो आरपीएफ की टीम, जीआरपी की टीम और प्लस आगे जो जीआरपी में किशनगंज वगैरह है, आरपीएफ की टीम, सभी को अति किया गया और इस लड़की को वहीं से ट्रैक किया गया। एनएफएल मंडल के कटिहार जंक्शन से सफेद फेल का एक काला कारोबार का खुलासा हुआ है। बड़ी बात है, इस कारोबार में महिलाओं की भागीदारी है और महिला तस्कर को पकड़ा गया है, जो हेरोइन के साथ पकड़ा गया है। सुन लिया आपने, अब मैडम का नाम भी जान लीजिए। जिस लड़की को पुलिस ने अरेस्ट किया है उसका नाम है काजल कुमारी। 27 साल की हसीन और जवान मैडम काजल शराबबंदी वाले बिहार में सूखे नशे का खेप लेकर आ रही थी, जिसका नाम है हेरोइन, जो एक प्रकार का सफेद जहर है, जिसके सूंघने मात्र से रगों में नशा दौड़ने लगता है और इंसान दूसरी दुनिया की दीदार करने लगता है। उसी पुड़िया को लेकर ये युवाओं की रगों में सफेद जहर फैलाने के लिए सफर पर पुड़िया को हम सफर बनाकर निकली थी। लेकिन उससे पहले ही आरपीएफ को इसकी भनक लग गई और पुलिस ने कटिहार में ही काजल की सफर पर ब्रेक लगा दिया। जानकारी के मुताबिक कटिहार पुलिस और आरपीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि एक 27 साल की हसीन लड़की लाखों रुपए की हेरोइन लेकर डिब्रूगढ़ गुवाहाटी अवध आसाम एक्सप्रेस से बिहार के लिए निकली। सूचना मिलते ही आरपीएफ और लोकल पुलिस एक्शन में आ गई और काजल की गिरफ्तारी को लेकर जाल बिछाने लगी। इधर ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों को इसकी भनक तक नहीं थी कि जो महिला पास की सीट पर बैठी है वो एक तस्कर है, जो अपनी पर्स में लाखों रुपए की हेरोइन लेकर सफर कर रही है। रफ्तार बढ़ती ट्रेन अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। कुछ यात्री अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे, कुछ का सफर अभी अधूरा था। इसी दरमियान रेल पुलिस ने ट्रेन नंबर
159009 अवध आसाम एक्सप्रेस ट्रेन में सर्च अभियान चलाना शुरू कर दिया। चलती ट्रेन में जांच करते जब जवान 3rd AC के बोगी B2 के सीट नंबर 10 पर यात्रा कर रही महिला की तलाशी लेने पहुंची तो पुलिस वालों के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि महिला के पर्स से 1-2 लाख नहीं बल्कि 50 लाख की हेरोइन मिली, जिसे वो अपने पर्स में लेकर आम यात्रियों की तरह सफर कर रही थी। लेकिन जैसे ही जवानों ने उसे शिकंजे में लिया, ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों ने दांतों तले उंगली दबा लिया। ध्यान से देख लीजिए, यही वो मैडम काजल है जिसे सफेद जहर के साथ पुलिस ने अरेस्ट किया है। जब पुलिस ने इसके पर्स की तलाशी ली तो इसके पास से 423 ग्राम हेरोइन बरामद हुआ, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपए है। साथ ही इसके पास से एक मोबाइल फोन, एक काला रंग का बैग और 960 रुपए भी मिले हैं, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। तो तस्करी का संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर से, म्यांमार से हो चाहे बांग्लादेश से हो, आती है। इसी निगाह के अंदर, इसी देखरेख के अंदर सूचना हम लोगों को मिली थी और हम लोगों ने ज्वाइंट टीम RPF, GRP, SRP साहब से, SP साहब से बात हुई और हम लोगों ने रात में ही त्वरित कार्रवाई की और हमने उसको परसू किया, किशनगंज से परसू किया और एक ज्वाइंट टीम बनाई गई जो कटिहार स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी में अवध आसाम एक्सप्रेस में छापेमारी की गई और उसको चेक करके उतारा गया। तलाशी के दौरान उसके पास से हेरोइन लगभग 400 ग्राम के आसपास, 423 ग्राम के आसपास हेरोइन बरामद हुआ और उसकी अगले लीगल कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए RPF, GRP 3 टायर था, ये बॉगी नंबर B2, बर्थ नंबर 10। और कोई था ऐसे सर क्या? नहीं, ये तो अकेले थी। इसका नाम काजल कुमारी है, मुजफ्फरपुर की ही रहने वाली है। इसने 27 बरस उम्र है इसका। लोगों ने हमको इसका जो पैन कार्ड वगैरह, जो इसका आधार कार्ड वगैरह भी, उसमें ये मेंशन है इसका। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने तस्कर काजल से पूछताछ शुरू की तो उसने शुरुआती दौर में तो आनाकानी की, लेकिन पुलिस के सामने ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई और काजल की जुबान बोलने लगी। इसने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि वो सफेद पुड़िया को लेकर डिब्रूगढ़ से मुजफ्फरपुर जा रही थी, जहां उसे डिलीवरी करनी थी। उसने ये भी बताया कि डिब्रूगढ़ में राजू नाम के शख्स ने उसे हेरोइन दिया था और कहा था मुजफ्फरपुर में इसे विनोद को देना है। साथ ही काजल ने ये भी बताया कि उसे इस काम के लिए 15,000 रुपए मिले थे, लेकिन डिलीवरी से पहले ही पुलिस को इसकी भनक लग गई और पुलिस ने सफेद जहर को मंजिल तक पहुंचाने से पहले ही डिकोड कर लिया और काजल की सफर पर कटिहार में ही ब्रेक लग गई और मुजफ्फरपुर न जाकर सीधे जेल की सलाखों में पहुंच गई। 14 तारीख का ये मुजफ्फरपुर से वहाँ के लिए वो भी इसके है, मोबाइल में संधारित है और प्लस यहाँ से जो दीमापुर से मुजफ्फरपुर का टिकट लालगढ़ तक का था वास्तव में, लेकिन मुजफ्फरपुर डिवोट करती और यहीं उसको कंसाइनमेंट को किसी को हैंड ओवर करने वाली। जिसका कंसाइनमेंट हैंड, उसका नाम भी बताया गया है, लेकिन चूंकि अनुसंधान का विषय है। राजू। अच्छा, कितना पैसा में बात हुआ था टोटल? वहाँ से 15,000 रुपये। 15,000 रुपया। अच्छा, ये कहाँ तक पहुँचाना था? मुजफ्फरपुर। कहाँ से लेके चले थे? दीमापुर से। ये आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम मुजफ्फरपुर गांव के रहने वाले हैं। मुजफ्फरपुर में किनको देना था? विनोद के। ये कितना पैसा का पता है, क्या है पता है आपको? नहीं, ये नहीं पता। क्या बोल के आपको दिया था? बोला था कि पाउडर है, ले जाओ, अगला आदमी को दे देना। अब सवाल है कि काजल को हेरोइन देने वाला राजू कौन है? राजू के संपर्क में काजल कैसे आई? मुजफ्फरपुर के विनोद को काजल कैसे जानती है? क्या विनोद ने काजल को हेरोइन लाने के लिए भेजा था? अगर नहीं तो क्या डिब्रूगढ़ का रहने वाला राजू काजल को भेजा था? क्या पुलिस राजू और विनोद तक पहुंच पाएगी?
सफेद जहर के सिंडिकेट में कौन कौन लोग शामिल हैं? राजू और विनोद को पुलिस कब तक गिरफ्तार करेगी? ये वो तमाम सवालात हैं जिसके जवाब पुलिस को तलाशने होंगे, क्योंकि काजल हीरोइन को एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंचाने की जरिया है। आका कोई और है जो शराबबंदी वाले बिहार में सूखे नशे के कारोबार को फैलाना चाह रहा है। युवाओं की दौड़ती रगों में नशा फैलाना चाहता है। उड़ता पंजाब तो काबू में आ गया, लेकिन शराबबंदी वाला बिहार हीरोइन के नशे में उड़ान भरने लगा है, जिसकी